हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हमने लास्ट 2 लेक्चरों में चर्चा की है। तो हमने समझा कि कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। अगर कंपैरिजन को मैं हिंदी में कहूँ तो आप तुलना जो आप करते हो, आमतौर पर हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों की तुलना करते हैं। कुछ खरीदते समय तुलना करते हैं, कुछ चीज़ों को आपस में जब कंपेयर करते हैं, क्वालिटी अच्छा या खराब दिखाने के लिए हम तुलना करते हैं। तो तुलना जो है आम तौर पर हम करते हैं अपनी भाषा का उपयोग करके। अब वो जो तुलना की जो बात होती है, अब इंग्लिश में किस तरीके से की जाए? क्योंकि लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, हम जब भाषा को सीखते हैं, तो भाषा में हम हर एक पहलू की बात करेंगे, जिस भी पहलू में वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस भी रूप में आप लैंग्वेज को यूज़ करोगे, उस हर एक यूज़ को समझना होता है। तो जब भी हम कंपेयर करने की बात करेंगे, तो कंपेयर हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए? अब हमने ये भी बात करी कि जब हम कंपेयर करेंगे तो सेम क्वालिटीज़ को ध्यान में याद रखेंगे, सेम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, यानी सेम कैटेगरी की बात करेंगे। तो जब भी कंपैरिज़न किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो सेम कैटेगरी में होने चाहिए, सेम क्वालिटी में होने चाहिए, सेम सेम होना चाहिए उनके बीच में, राइट? तभी आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। और ऐसी इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हमें इससे स्पष्टता मिलती है, हमें क्लियरिटी मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रीज़नेबल मिलती है कि आप तर्क कर सकते हो जब आप 2 सही चीज़ों को कंपेयर करोगे, समान चीज़ों को कंपेयर करोगे। और कुछ हमने रूल सीखे थे कि पॉजिटिव डिग्री में हम सिर्फ़ क्वालिटी की बात करते हैं, कंपैरेटिव में हम 2 एंटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और वहीं सुपरलेटिव में हम उस वस्तु या प्राणी की बात करेंगे, वह उसी ग्रुप में होना चाहिए और उस ग्रुप में वो सर्वोत्तम होता है। यानी जो भी क्वालिटी को लेकर हम उस पूरे ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु उस क्वालिटी या उस गुणवत्ता को लेकर सर्वोत्तम है, या फिर हम ऐसे करें हाईएस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट? अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? तो इस लेक्चर में हम इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स को पढ़ेंगे। इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स क्या होते हैं और जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे गुड एंड बैड, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यही इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स को पहले हम समझते हैं, देन उसके बाद के आगे कॉन्सेप्ट को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 4, यानी इम्प्लाइड कंपैरेटिव। अब इम्प्लाइड कंपैरेटिव होता क्या है, पहले इस बात को ध्यान से समझते हैं। इम्प्लाइड कंपैरेटिव जो होते हैं, फॉर्म्स ऑफ सजेस्ट अ कंपैरिजन थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। देखिए, इम्प्लाइड कंपैरेटिव से भी हम एक कंपैरिजन की भावना करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इससे हम कंपेयर तो कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? हम कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे तरीके के कंपैरिजन में कैसे अलग हैं? तो जब भी हम इम्प्लाइड कंपैरेटिव की यूज़ करेंगे, तो हम मोर और लेस ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो हम मोर और लेस, अधिक और कम की बात करते हैं कि किसी में ये गुणवत्ता अधिक है। अगर जिसमें अधिक है, तो दूसरे की तुलना में वह गुणवत्ता उसमें कम है। यानी वह क्वालिटी, वह एडजेक्टिव उस एक वस्तु या प्राणी में ज़्यादा है, वही एक क्वालिटी और वही एडजेक्टिव दूसरे प्राणी में कम है। अगर मैं बात करूँ, ए स्टूडेंट अच्छा है पढ़ाई में बी स्टूडेंट से, यानी ए के अंदर जो पढ़ाई की बात हो रही है, जो पढ़ाई को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के एस्पेक्ट को लेकर ए के अंदर ज़्यादा है, यानी मोर है, और बी के अंदर लेस है। तो हम ए को मोर दिखा सकते हैं और बी को लेस दिखा सकते हैं, दोनों ही हमारे सेम भाव को प्रस्तुत करेंगे। अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स यहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स क्या करेंगे, वो मोर और लेस में आंसर नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी और वर्ड में आपको कंपैरिजन की भावना व्यक्त करेंगे। यानी तुलना बताएँगे, लेकिन कम और ज़्यादा में नहीं, किसी और शब्दों में। कैसे? अब हो गया हमारा सिमिलर टू और अलाइक। एग्ज़ाम्पल्स हो गए हमारे इम्प्लाइड कंपैरेटिव के, जैसे सिमिलर टू और अलाइक। जैसे हिज़ स्किल्स इन कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कंप्यूटर में कोडिंग होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। हिज़ स्किल्स इन कोडिंग आर सिमिलर टू दोज़ ऑफ अ सीनियर डेवलपर। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, दोज़ का यूज़ भी करना आपको मैंने सिखाया था, दोज़ और दैट का, तो आपने इसका जो है यूज़ समझ गए होंगे। अब कंपैरिज़न किसका हो रहा है? स्किल्स इन कोडिंग का। अब ये जो स्किल्स हैं, कोडिंग है, ये किसके सिमिलर हैं? अब कंपेयर ही तो कर रहे हो। देखिए, पॉज़िटिव में मैंने बताया था कंपैरिज़न 3 फॉर्म में हो सकता है, 2 व्यक्तियों के बीच का कंपैरिज़न। अब कंपैरिज़न का मतलब ये नहीं है कि हर एक में कम-ज़्यादा दिखेंगे, कंपैरिज़न का मतलब है कि चीज़ें समान तौर पे सेम लेवल पे भी हो सकती हैं।
ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो तुलना की जा रही है। अब ये तराजू है, मान लीजिए ये तराजू है, तराजू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अब देखिए ज़रा इसको तराजू से अच्छे से समझिए। आपने अगर तराजू देखा हो तो मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ, राइट? तो अभी ये झुका नहीं है, इसको सही तरीके से बना देते हैं हम लोग। तो आपने जब भी आप दुकान पे गए होंगे, अभी तो इलेक्ट्रिक वेट आ गए, अगर आपने पुराने वेट्स को देखा है, तो एक ऐसे करके स्केल होता है, यानी एक डंडा होता है, उसके बीच में ये सपोर्टिंग एजेस लगे रहते हैं, राइट? अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ वेट रख सकते हो और यहाँ पर कुछ वेट रख सकते हो। सपोज आपने यहाँ पर रखा 5 kg का वेट। अब आप दूसरी क्वांटिटी कैसे लोगे 5 kg? तब आप इसमें कुछ ना कुछ, तो ये इस टाइम अगर मान लीजिए ये खाली है तो ये इस तरीके से अलाइन कर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यानी ये मोर है और ये लेस है। तो यानी इसमें कोई क्वांटिटी ज़्यादा है, इसके अंदर वह क्वांटिटी कम है। फिर आप क्या करोगे, इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने लगोगे। तो एक टाइम आएगा जब ये स्केल बिल्कुल इस तरीके से सीधा हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें और ज़्यादा डाल दोगे तो ये स्केल ऐसे हो जाएगा, यानी इधर इस पॉइंट पे ये क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा हो गई, इसके अंदर कम हो गई। बिल्कुल यह कंपैरिजन ही तो हो रहा है कि हम कितना वेट रखें कि वह तुलना में या तोल में, राइट? तुलना और तोल दोनों हिंदी के शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। तो तुलना जब हम करें इन दोनों की, वो बराबर आ जाए। तो कंपैरिजन में बराबर भी होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम अपने दोबारा पॉइंट पे। तो कंपैरिजन यहाँ पर किसका हो रहा है? उसकी स्किल्स का कोडिंग में। तो उसके स्किल्स हैं जो कोडिंग में वो सिमिलर हैं। दोज जो यहाँ पर वर्ड यूज़ करा है ये स्किल्स को ही करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन जब भी होगा वो सेम कैटेगरी में होगा। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है, दोज यानी स्किल्स इन कोडिंग ऑफ अ सीनियर डेवलपर, यानी उसकी स्किल्स कोडिंग में ऐसी हैं जैसे कि सीनियर डेवलपर की हैं। तो यहाँ पर दोस्त जो है स्किल्स को लेके ही बात हो रहा है। तो आप इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स के बाद भी जब आप प्रोनाउन लिखते हो तो यानी वह प्रोनाउन इंडिकेट करता है उसी क्वालिटी को या उसी थिंग को या उसी क्वालिटी को, एट्रीब्यूट को जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो। शी प्लेज द गिटार लाइक अ प्रोफेशनल। अब यहाँ पर कंपैरिजन में देखिए, कोई हमने यहाँ पर मोर और लेस की बात नहीं करी है। हमने बताया कि वह जो गिटार बजाती है, शी प्लेज द गिटार, वह जैसे गिटार बजाती है एक प्रोफेशनल की तरह। वो गिटार को जैसे प्ले करती है, उससे जो म्यूज़िक बनाती है एक प्रोफेशनल की तरह। प्रोफेशनल का मतलब है जो उसमें महारती हो, जो उसको उससे काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हो, गिटार को किस तरीके से बजाना चाहिए, किस तरीके से उससे म्यूज़िक आता है, तो वह हूबहू ऐसा करती है। तो लाइक हो गया, सिमिलर टू हो गया, ये हमारे इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स हैं। यहाँ पर हम मोर और लेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने ये दोनों सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो तो आपको एक भावना ज़रूर आ रही है कि कंपेयर किया जा रहा है उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी एट्रीब्यूट्स को, उनकी क्वालिटीज़ को। जैसे उसकी कोडिंग को लेके, स्किल्स को लेके कंपेयर करा गया, कोडिंग में लेके वो सीनियर डेवलपर के तुलनात्मक बराबर हैं। ऐसे ही जिस तरीके से वो गिटार बजाती है वो एक प्रोफेशनल की तरह बजाती है, यानी जैसे प्रोफेशनल गिटार को प्ले करता होगा वैसे भी वह प्ले करती है, राइट? अब आ गया एज गुड एज और एज वेल एज, राइट? सो द होम टीम प्लेड एज वेल एज द विजिटर्स। तो होम टीम और विजिटर्स का मतलब समझ लीजिए। तो यहाँ पर द विजिटर्स का मतलब है विजिटर्स टीम, यानी जो बाहर की जो टीम आई है। अगर आपने देखा होगा, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो हमारी होम टीम है क्रिकेट में, टीम इंडिया हमारी होम टीम है। तो कोई बाहर की टीम जो आती है उसको हम बोलते हैं विजिटर टीम्स। तो बाहर की टीम, अब हम बोल रहे कि हमारी टीम ने भी ऐसा ही बढ़िया खेला जैसे बाहर की टीम ने खेला, राइट? तो यही वो बात बताई गई है, द होम टीम प्लेड वेल। जो होम टीम थी, जो घरेलू टीम थी, उसने द होम टीम प्लेड एज वेल एज, इतना ही अच्छा खेला जितना विजिटर्स की टीम ने खेला। तो कंपैरिजन किसकी हो रही है? खेलने की, कैसे वो खेलते हैं। जब उन्होंने खेला था उसी समान रूप से, उतने ही अच्छे ढंग से जितना विजिटर्स ने खेला या विजिटर्स की टीम ने खेला। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है होम टीम का और विजिटर्स का। विजिटर्स का मतलब है विजिटर टीम का। हिज परफॉर्मेंस टुनाइट वॉज एज गुड एज हिज लास्ट वन। मान लीजिए आप किसी सिंगर का कॉन्सर्ट देखने गए। अब कॉन्सर्ट में वो 3 नाइट कॉन्सर्ट था,
कॉलेजेस में होता है, राइट, सिटीज़ के अंदर होता है काफ़ी। तो सिंगर्स आते हैं बड़े बड़े, वो स्टेज पे अपने कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं। तो आपने 2 टिकट्स खरीदी, राइट, एक डे 1 नाइट का और एक डे 2 नाइट का, राइट। आप डे 1 नाइट शो देखने चले गए, आपको अच्छा लगा, आप दोबारा डे 2 में आए। तो आपने किसी को ये बात बोली, हिज परफॉर्मेंस टुनाइट, आज की रात भी इसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा था जब आप ये कॉन्सर्ट देखने के चले गए जितना पहले था, है ना, लास्ट वन जितना पहले वाले में था। यानी डे 1 का जो इसके कम परफॉर्मेंस है, जो डे 1 का जो कॉन्सर्ट किया उसने, जो परफॉर्मेंस किया डे 1 पे, वह वैसा ही था, यानी वह उतना ही अच्छा था। डे 2 का भी परफॉर्मेंस जो था वो उतना ही अच्छा था जो उसने डे 1 पे किया। तो एज वेल एज और एड गुड एज को भी हम कंपेयर के तौर पे बताते हैं कि किसी चीज़ ने जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं हम, कि जो चीज़ पहले थी, जो चीज़ अब है, वो किस कंसिस्टेंसी में मेंटेन है। तो उसको डिपेंड करने के लिए हमने इम्पेरेटिव कंपैरेटिव्स का, इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच और इक्वल, राइट। नो वन कैन मैच हर पैशन फॉर आर्ट। अब देखिए, अब यहाँ पर कैसे कंपैरिजन की भावना आ रही है कि नो वन कैन मैच हर पैशन फॉर आर्ट। तो जो उसका पैशन है, जो उसका ज़ील है आर्ट को लेकर, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। अब कंपेयर हो गया, यानी उसका पैशन अपने अपने लेवल पे, यानी अगर एक ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ और उन सबका इंटरेस्ट आर्ट है, लेकिन मैं उसमें से किसी एक प्राणी के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हम उसमें बात कर रहे हैं सीता को लेकर, तो हमने बोल दिया कि जो सीता का पैशन है, नो वन कैन मैच हर पैशन फॉर आर्ट, यानी वाकई के जो नो है वो उसके पैशन जो आर्ट है उसके बराबर मैच नहीं कर सकते। ऑल्दो आपका भी इंटरेस्ट आर्ट है, लेकिन आप उस पैशन पे नहीं जा सकते जैसा सीता का है। तो यहाँ पर भी आप देखिए एक कंपैरिजन की भावना आ रही है कि यानी सीता का जो पैशन है आर्ट को लेकर, जिस तरीके से सीता आर्ट को, राइट, प्रैक्टिस करती है, वो आप नहीं कर पाते। तो ये कंपैरिजन है। द सीक्वल वॉज इक्वल टू द ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। देखिए, द सीक्वल, अब मान लीजिए कोई मूवी है या कोई सॉन्ग होता है, तो उनके सीक्वल बनते हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कोई पुराना सीक्वल होगा, द सीक्वल वॉज इक्वल टू द ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो जो नया सीक्वल बना है ये बिल्कुल इक्वल है या बिल्कुल बराबर है ओरिजिनल जो पहला था, जो पहला सीक्वल था, जो ओरिजिनल सीक्वल था, उसके बिल्कुल बराबर है अगर हम क्वालिटी की बात करें तो। अब बात कर लेते हैं मूवीज़ को लेकर। जैसे एक कोई चर्चित मूवी ले लीजिए आपने, वो पहले किसी और लैंग्वेज में बनी होगी, बाद में उसको हिंदी में बना दिया होगा, तो वो उसका सीक्वल हो गया, राइट। उसको डब नहीं करा, उसको पूरा एकदम डायरेक्ट करके नया बनाया। तो एक होता है डब्ड, यानी आप कोई तमिल में है या कोई तेलुगु में है, वहाँ से किसी मूवी को लिया, हिंदी में उसको डबिंग किया और रिलीज़ कर दिया। एक होता है कि वहाँ से उस मूवी से प्रेरणा उठाई और हिंदी के आर्टिस्ट लिए और जो हिंदी में सिनेमा करते हैं, उनसे उस मूवी को या गाने को गवाया या परफॉर्म करवाया या उनसे वो मूवी बनाई और उसके बाद रिलीज़ कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। तो अब वहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट को देखिए, समझिए। बोला गया है कि द सीक्वल वॉज इक्वल, जो सीक्वल है था वह बराबर था ओरिजिनल के इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर मैं यहाँ क्वालिटी को लेके स्टोरी राइटिंग की बात कर दूं, तो जैसी ओरिजिनल स्टोरी थी ना, वैसी ही सीक्वल की स्टोरी थी। तो ऐसा आपने आमतौर पे देखा होगा, सिनेमा में काफ़ी लोग जो है प्रेरणा लेते हैं दूसरे सिनेमाओं से। जैसे हिंदुस्तानी सिनेमा जो है वो बाहर से प्रेरणा लेगा, बाहर के सिनेमा हिंदुस्तान के जो सिनेमा है, इंडियन सिनेमा से वो प्रेरित होते हैं, वहाँ पे मूवीज़ बनाते हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इक्वल का मतलब है कि जो क्वालिटी जो है, जो पुराने में थी, जो मतलब ओरिजिनल में थी, वही गुणवत्ता नए में भी रखी गई है। तो यहाँ पर भी ये कंपैरिजन की भावना आ रही है, राइट। ऑन पर विद, राइट, ऑन पर विद भी एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तौर पे, इम्प्लाइड कंपैरेटिव के तौर पे भी हम समझते हैं। द न्यू सॉफ्टवेयर इज ऑन पर विद द लीडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी जो नया सॉफ्टवेयर है उसको बनाया गया है जो लीडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जो लीडिंग इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखकर नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। द न्यू सॉफ्टवेयर इज ऑन पर विद, ये बिल्कुल उन बातों पे, उन बातों को रखकर बनाया गया है जैसे कि नए स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पर भी कंपैरिजन को लेके बात आ रही है।
अब एक होता है कंपेरेबल, ये तो अपने वर्ड ही अपने आप में कंपेरेबल है। द टू प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड प्राइस। तो बिल्कुल टू प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल का मतलब है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो इनके फीचर्स पे और प्राइस पे, तो समान हो सकते हैं, राइट। तो टू प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल, दोनों को आप कंपेरेबल कर सकते हो, यानी ये दोनों तुलनात्मक हो सकते हैं अपने प्राइस, राइट, और फीचर्स को लेकर। आगे बढ़ते हैं। नॉट अनलाइक टू सजेस्ट सिमिलरिटीज इनडायरेक्टली। तो नॉट अनलाइक का मतलब होता है कि हम सिमिलरिटीज सजेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली, स्पष्ट रूप से ना करके अस्पष्ट रूप से हम जो है सिमिलरिटीज, समानताओं को दर्शाते हैं। द क्लाइमेट हेयर इज नॉट अनलाइक। अब देखिए नॉट अनलाइक, डबल नेगेटिव आ गए, तो डबल नेगेटिव का मतलब है नॉट ने अन को काट दिया। द क्लाइमेट इज हेयर लाइक दैट ऑफ माई होम टाउन। नॉट अनलाइक का मतलब होता है कि मेरे होम टाउन के जैसा ही यहाँ का क्लाइमेट है। अगर यहाँ पर होता द क्लाइमेट इज अनलाइक दैट ऑफ माई होम टाउन, यानी मेरे घर जैसा नहीं है। नॉट अनलाइक का मतलब होता है कि सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं हम, और सिमिलरिटीज क्या, अब सिमिलरिटीज हो डिफरेंसेस हो, बात कंपैरिजन की हो रही है। तो दैट ऑफ, अगेन यहाँ पर इम्प्लाइड का जो है आप ना अगर ध्यान से देख रहे हैं तो इम्प्लाइड कंपैरेटिव के बाद मैंने एक प्रोनाउन लिखा है दैट। दैट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है द क्लाइमेट ऑफ माई होम टाउन। तो यहाँ हेयर क्या हो गया, एक प्लेस हो गया। अब ये पूरा एक कंपैरेटिव हमने रख दिया यहाँ पर, इम्प्लाइड कंपैरेटिव। तो दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द क्लाइमेट को, द क्लाइमेट ऑफ माई होम टाउन। द क्लाइमेट हेयर इज नॉट अनलाइक दैट ऑफ माई होम टाउन, या जैसा कि यहाँ का क्लाइमेट है वैसा ही मेरा घर का क्लाइमेट है। तो इस बात का यहाँ पर बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात को हम समझ रहे हैं कि ये कंपैरिजन की भावना रखी जा रही है। जस्ट एज ही इज जस्ट एज प्रोफिशिएंट एज हिज मेंटर। तो ये बिल्कुल उतना ही प्रोफिशिएंट है जैसा उसका मेंटर है। तो जस्ट एज के बाद फिर आप कुछ वर्ड लिखोगे, फिर एज लिखोगे, तो ये भी कंपैरिजन का होता है कि हाँ हूबहू उतना ही, राइट। नथिंग लाइक नो वेयर नियर टू इंडिकेट लैक ऑफ सिमिलरिटी और इक्वलिटी। तो जब भी आप नथिंग लाइक करोगे या फिर नो वेयर नियर करोगे तो उसका मतलब होता है लैक ऑफ सिमिलरिटी और इक्वलिटी। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द होटल रूम वॉज नथिंग लाइक द पिक्चर ऑन द वेबसाइट। अब ऐसा बहुत बार होता है कि आप कुछ चीज़ें लेने कुछ और जाते हो, मिल कुछ और जाता है। तो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, उम्मीद करते हो, और जैसा दिखाया जाता है आपको वैसा मिलता नहीं, तो तब आप ये बात कहते हो कि नथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि जैसा आपने होटल, द होटल रूम वॉज, तो जैसा होटल रूम था, नथिंग लाइक द पिक्चर ऑन द वेबसाइट। तो होटल रूम वाकई ही में ऐसा नहीं था जैसा उसकी पिक्चर वेबसाइट पे थी, यानी वो खराब हो सकता है, उससे खराब स्थिति में था, तभी हम ऐसी सिचुएशन बोलते हैं। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, कपड़े खरीदते हो आमतौर पर ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आप ये करे होते, तो ये आपके सामान्य तौर पे जिंदगी में कोई सामान्य घटना के तौर पे ये घटित होता है कि हमें कोई चीज़ टीवी पे, स्क्रीन पे, मोबाइल पे या ऑनलाइन जो है अलग दिखती है, और लेकिन जब वो आती है तो वो थोड़ी अलग रहती है। तो आप ये महसूस भी करते हो कि जैसा था वैसा मिला नहीं। तो जैसा था वैसा मिला नहीं, उसके लिए हम नथिंग लाइक का बताते हैं कि सिमिलरिटीज नहीं है, असमानताएं हैं इनके बीच में, समानताएं नहीं है। हमें लगा था कि हम इसमें सिमिलरिटी ढूंढेंगे, तभी तो हमने इसको ऑर्डर किया, लेकिन हमें असमानताएं दिखी। तो यहाँ पर नथिंग लाइक भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि जैसा दिखाया गया था वैसा हमें नहीं मिला, तो हम कंपेयर तो कर रहे हैं ना किसी बात को रखकर, बिल्कुल। तो नथिंग लाइक को भी हम कंपैरिजन के तौर पे रखते हैं। हिज essay was nowhere near as detailed as it needed to be। आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं का मतलब होता है कि कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, अपने आप में ये कुछ अलग बात कह रहा है, ये मुद्दे की बात पे है ही नहीं, मुद्दे से ध्यान दे रहा है। तो यही बोला गया है कि उसके ऐसे में कोई भी डिटेल ऐसी नहीं दी गई है जो ज़रूरत है, यानी जिस डिटेल को लेकर हम, जिस बारीकियों को लेकर हम बात कर रहे थे ऐसे के अंदर, वो नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो डिसिमिलरिटी है, तो कंपैरिजन है, क्योंकि हमने ध्यान में रखा हुआ है कि हम कुछ डिटेल्स को ध्यान में रखेंगे ऐसे को चेक करते टाइम, लेकिन वो चेक करते टाइम हमें नहीं मिली। तो जो हम कंपेयर करना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि जब कंपैरिजन हो वो समान हो, अगर वो कंपैरिजन समान नहीं हो पाया, वो सिमिलर नहीं हो पाया, वो इक्वल नहीं हो पाया, तो वो टूट गया। अगर वो कंपैरिजन टूट गया और वो हमें लग रहा है कि ये जो
कॉन्टेक्स्ट दिया है ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, यानी ये जो बात दी गई है ये हमने पूछी नहीं है, तो नो वेयर नियर, यानी ये आसपास भी नहीं है। तो आसपास भी नहीं है, हम कहते हैं ना तुम उस चीज के आसपास भी नहीं हो, यानी तुम उसके आसपास सिमिलर चीजों को जानते भी नहीं हो, बहुत दूर हो उस चीज से। तो ये कंपैरिजन की भावना होती है नो वेयर नियर की भी, याद रखिएगा। बहुत अच्छे वर्ड्स है ये, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे एक अच्छी इंग्लिश को सीखने के लिए और ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए, और एग्जाम में तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। राइट, कांट होल्ड अ कैंडल टू, यानी टू से समथिंग इज क्लियरली इंफीरियर। तो जब अब एग्जांपल से समझते हैं क्या है इसका मतलब। द ओल्ड मॉडल कांट होल्ड अ कैंडल टू द न्यू वन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यानी जो ओल्ड मॉडल है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है द न्यू वन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, स्पीड को लेकर जो ओल्ड मॉडल है वो नहीं है, स्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके पास साथ टिक नहीं पा रहा है न्यू मॉडल के साथ। किसके टर्म्स में? स्पीड के टर्म्स में, स्पीड को कंपैरिजन में रखते हुए। राइट, सो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कांट होल्ड अ कैंडल टू। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द एडजेक्टिव्स गुड एंड बैड। अब आप गुड और बैड को समझिए। अब मैंने गुड और बैड को क्यों अलग से लिया है, पहले इस पे भी चर्चा करेंगे, बाद में इसके और इसके एप्लीकेशंस को भी ध्यान से सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ऑफ गुड और बैड। तो हमें क्या करना है, हमें गुड और बैड की अलग जो डिग्रीज हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उनको भी समझना है और इनके एडवर्ब के फॉर्म्स को भी समझना है। राइट, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो गुड और बैड क्या करेंगे, ये किसी की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं होगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। गुड, शी इज अ गुड सिंगर, तो उसके सिंगर को लेके क्वालिफाई कर रहा है कि जो वो अच्छी गायिका है, तो वह अच्छी गायिका है, तो यानी उसकी क्वालिटी को लेके बात करें। इट वॉज अ बैड आइडिया, तो आइडिया को लेकर बता रहे हैं कि वह खराब विचार था। तो यहाँ पर विचार के बारे में बता रहे हैं, विचार के एट्रीब्यूट को लेकर बता रहे हैं कि वह खराब विचार था। राइट, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, अगर वहीं आप गुड को यूज करोगे एडवर्ब के फॉर्म में, तो गुड का जो एडवर्ब है, राइट, गुड का एडवर्ब जो है वो वेल हो जाता है, ही प्लेज द गिटार वेल, क्योंकि यहाँ पर जो गुड है एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है ये एडवर्ब एडजेक्टिव और साथ में खुद दूसरे एडवर्ब को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या क्वालिफाई करेगा, उनकी विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर उसके गिटार को के बजाने की विशेषता बताई जा रही है कि वह गिटार अच्छी तरीके से बजाता है, तो वेल आएगा। प्ले के लिए अगर हम बात कर रहे हैं वर्ब को बताने के लिए, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, तो हमें एडवर्ब चाहिए और गुड के लिए जो एडवर्ब होता है वो वेल होता है। शी स्पीक्स फ्रेंच बैडली, अब हम उसके बोलने की बात कर रहे हैं कि वह फ्रेंच जो है बहुत बुरी तरीके से बोलती है, यानी उसे फ्रेंच भाषा नहीं आती है, उस पर उसको कमांड नहीं है, तो यहाँ उसके बोलने को लेकर बात की जा रही है। तो दोनों में फर्क है, एडजेक्टिव में विशेषता आप बता रहे हो नाउन की, वहीं एडवर्ब में आप विशेषता आप बताते हो किसी एडवर्ब की, किसी क्रिया यानी वर्ब की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की, तो ये याद रखिएगा। राइट, एडजेक्टिव, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बात करें एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेके गुड और बैड की, यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्रीज जो रख रहे हैं गुड और बैड। अब आपको पता ही होगा कंपेयर दो नाउन को भी किया जा सकता है, दो एडजेक्टिव्स को भी किया जा सकता है, दो वर्ब को भी किया जा सकता है। तो गुड और बैड की एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा और एडवर्ब में कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा। तो शी इज अ बेटर सिंगर देन अ डांसर। अब हम बात करें उसके सिंगर की, तो देखिए बेटर, गुड के लिए हमने क्या यूज करा, बेटर, गुड के लिए क्या यूज करा, बेटर, कब, कंपैरेटिव डिग्री में। राइट, देन अ डांसर, वह एक अच्छी गायिका है डांसर के तुलनात्मक। शी सिंग्स बेटर, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो सेम होती है। राइट, एडजेक्टिव और एडवर्ब में गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ भी यही है, शी सिंग्स बेटर, वह अच्छा गाती है, देन शी डांसेस, यानी वो डांस करने की तुलना में गाना अच्छा गाती है। वर्स, वर्स किसके लिए होता है, बैड के लिए, तो बैड के लिए क्या यूज होगा, वर्स। इट वॉज वर्स आइडिया देन वी थॉट, राइट, जो हम सोच रहे थे, यानी आइडिया ही सोच रहे थे, ये कोई आइडिया ही सोच रहे होंगे, उससे यह बहुत बेकार आइडिया था।
तो वर्स जो है वो एक एडजेक्टिव है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का। अगर मैं बात करूं गुड की और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक और एग्जांपल, ही प्लेज द गिटार वर्स देन ही सिंग्स। तो जो वो गिटार बजाता है वो बहुत खराब गिटार बजाता है, देन ही सिंग्स, अगर वो अच्छा गा लेता है लेकिन गिटार बहुत खराब बजाता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए गुड बैड, ये एक हमें ऐसी टेबल बना लेनी है, राइट। अगर मैं बात करूं इसका गुड और बैड की, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, ये मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजेक्टिव, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एडवर्ब, राइट। ये ये दो हो गए हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब के, जो कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर आ गए। तो ये टेबल आप एज इट इज बना के रख लिएगा, ये आपको काम आएगी, राइट। यहाँ पर भी ये आ गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, राइट। तो गुड एडजेक्टिव के लिए गुड ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा वेल, और ये क्या बन जाएगा, अब देखिए बैड बैड रहेगा, और यहाँ पर हमने क्या रखा बैडली, राइट। हमने यही तो किया, देखिए बेटर बेटर, यहाँ पर देखिए हमने यही तो किया वेल और बैडली, राइट। हमने ऐसे ही किया प्रैक्टिस में। अब दोबारा देखिए, अब हमने ये पॉजिटिव के लिए बना लिया, पॉजिटिव के लिए बना लिया, तो उसमें कोई चीज़ नहीं आया पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बना लेते हैं पॉजिटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव, राइट। और जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव में मैं एडजेक्टिव ले रहा हूँ और एडवर्ब ले रहा हूँ, राइट। और वैसे ही सेम कंपैरेटिव में मैंने एडजेक्टिव रखा और एडवर्ब रखा। अब यहाँ पर गुड होगा, यहाँ पर वेल होगा, और यहाँ पर ये गुड को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर किसको लेके बात हो रही है, बैड को लेके बात हो रही है। तो यहाँ पर बैड ही होगा, यहाँ पर बैडली हो जाएगा, यहाँ पर बेटर हो जाएगा, बेटर होगा। तो क्या आपने देखा कि पॉजिटिव में गुड के जो एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म है वो चेंज हो गए, लेकिन कंपैरेटिव में गुड का जो एडजेक्टिव है एडवर्ब फॉर्म है वो सेम रहा, और यहाँ पर भी सेम रहा होगा वर्स और वर्स। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पॉजिटिव डिग्री में जब हम सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे वो एक नाउन की हो, अगर एडजेक्टिव की बात करें, एडवर्ब में वह क्वालिटी किसी वर्ब की हो या एडवर्ब की हो या किसी और फॉर्म ऑफ वर्ब की हो, तो हम उसकी डिग्री उसको चेंज कर देंगे, लेकिन कंपैरेटिव में हम चेंज नहीं करेंगे, हम सेम इसी में रखेंगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो सुपरलेटिव में भी बेस्ट, गुड के लिए बेस्ट ही यूज़ करा जाएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी, और बैड के लिए भी वर्स्ट यूज़ करा जाएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी। तो उसी टेबल में आगे लिख लीजिएगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पर एक कॉलम बनाइएगा एडजेक्टिव, और यहाँ पर लिखिएगा एडवर्ब। गुड के लिए आप क्या यूज़ करोगे बेस्ट, यहाँ पर भी बेस्ट, यहाँ पर आप यूज़ करोगे वर्स्ट, और यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करोगे वर्स्ट। तो शी इज़ बेस्ट सिंगर इन द क्योर, तो यानी वो पूरे जो च्योर है उसके अंदर सबसे बेस्ट सिंगर है। तो च्योर में काफ़ी ज़्यादा सिंगर होते हैं, वो उन सब में सबसे बेस्ट है। सी सिंग्स द बेस्ट इन द च्योर, एक ही मीनिंग हुआ। यहाँ पर हमने उसके सिंग गाने को लेकर क्वालिफाई कर दिया, वहाँ पर हमने उसको एज अ सिंगर क्वालिफाई कर दिया। इट वॉज द वर्स्ट आइडिया ऑफ ऑल, तो सारों जितने भी आइडियाज़ थे वह सबसे खराब आइडिया था। ही प्लेस द गिटार द वर्स्ट एनीवन इन द बैंड, तो जितने भी बैंड थे वह उसमें से सबसे खराब गिटार बजाता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो फॉर्म है वो सेम रहेगा, राइट। अब आते हैं फ्लैट एडवर्ब्स। फ्लैट एडवर्ब्स जो होते हैं डू नॉट चेंज
फॉर्म बिटवीन देयर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यूज। तो इसीलिए हमने इनका नाम रखा गया फ्लैट एडवर्ब्स। तो ये अपने जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करेंगे अपने एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज से, यानी जैसा इनका यूज एडजेक्टिव के तौर पे है वैसा ही इनका यूज कैसा रहेगा, एडवर्ब के तौर पे रहेगा। तो अगर हम इसको कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं और एडवर्ब की तरह यूज करें, इनका कंपैरेटिव फॉर्म सेम ही रहेगा। जैसे कंपैरेटिव में अर्लियर एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है, एडवर्ब के तौर पे भी। अर्लीस्ट एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होगा, अर्ली एडवर्ब के तौर पे भी होगा। ऐसे ही फार के लिए फार्दर और फर्दर, फारदेस्ट और फर्देस्ट, राइट। ऐसे ही फास्टर, फास्टेस्ट, उसके लिए फिर फ्यू के लिए अगर एडजेक्टिव अगर हम नॉट टिपिकल एंड एडवर्ब, फ्यूअर और फ्यूएस्ट होगा। हार्ड के लिए हार्डर और हार्डेस्ट, हाई के लिए हायर, हाईएस्ट। लेट के लिए लेटर और लेटेस्ट। अब एक और होता है लेटेस्ट। लेटेस्ट आपको बताता है बिल्कुल रिसेंट को, यानी आप बोलते हैं ना लेटेस्ट एडिशन, यानी रिसेंट एडिशन। लास्ट एडिशन के जो होता है वो हमारा लेटेस्ट एडिशन ही होता है। यानी ये पैन के मैंने 5 एडिशन लिए और ये 5th एडिशन है, तो ये इसका लास्ट एडिशन। मैंने पूछा व्हाट इज द लास्ट एडिशन ऑफ द पैन, 5th एडिशन। और मैं ये भी कह सकता हूँ विच, राइट, व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द पैन, 5th एडिशन। क्या है लेटेस्ट एडिशन इस पैन का, 5th एडिशन। तो लास्ट एडिशन या लेटेस्ट एडिशन को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से। स्मॉल की इन साइज और यंग की बात करें, लेटर लेस अमाउंट की बात करेगा, लिटिलिस्ट और लीस्ट की बात करेगा। लिटिलिस्ट नहीं यूज करते हम, ज्यादातर हम लीस्ट यूज करते हैं। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लो, लोअर, लोवेस्ट, राइट। मच एडजेक्टिव के तौर पे, मैनी एडवर्ब के तौर पे। मच के लिए एडजेक्टिव में मोर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, और एडजेक्टिव में मच का सुपरलेटिव मोस्ट हो जाएगा। वहीं सेम मैनी एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, मैनी का मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। नियर का नियर और नियरेस्ट, राइट। ओल्ड का ओल्डर, एल्डेस्ट, एल्डर अगर हम इन टर्म्स ऑफ एज की बात करेंगे तो एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। सोन का सोनर, सोनेस्ट, राइट। अब देखिए कुछ हमने डिस्टिंक्शंस बनाए हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल डिस्टेंस की तो फार्दर और फर्देस्ट होगा, लेकिन अगर हम एडवांसमेंट की बात करते हैं और इसमें क्या एडिशन देखने को मिला है, व्हाट इज फर्दर एडिशन इन इट, व्हाट आर द फर्दर एडिशंस इन दिस प्रोजेक्ट। तो आगे के क्या एडवांसमेंट है, आगे के क्या, तो आगे के क्या एडवांसमेंट है, तो वो एक फिजिकल डिस्टेंसेस को नहीं बता रहा है, वो किसी सर्टेन चीज के एडिशन की बात कर रहा है कि हम आगे इस तरीके से डेवलपमेंट फेज में जाएंगे। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो यही चीजें हैं जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स को आपको याद रखना और फ्लैट एडवर्ब्स को याद रखना है, किस तरीके से यूज करा जाता है। इनका एडजेक्टिव जैसे गुड और बैड को लेकर मैंने दिखाया था एग्जांपल के तौर पे, तो इनका एडजेक्टिव और एडवर्बियल जो यूज होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं आते। ये चीज आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चेंज होती है। क्या होता है स्टूडेंट उनको चेंज करके गलती कर देते हैं, तो ये चीजें आपको डिस्टिंक्ट करनी है, यानी अलग से रखनी है याद कि किस तरीके से हम इनका यूज करेंगे। देखिए कंपैरिजन तो हम करते हैं, जो है आप ये कर रहे हो, तो जो आप कंपेयर करते हो चीज़ों को वो तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे वो सही तरीका भी हमें पता होना चाहिए। इम्प्लाइड कंपैरिजन भी आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लाइड कंपैरेटिव्स क्या होते हैं, राइट। सिमिलर टू हो गया, सेम हो गया, इक्वल टू हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है। जब आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओगे तो एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर पाओगे, चीज़ों को कंसाइजली आप बता पाओगे, राइट। इसीलिए ग्रामर को यूज करा जाता है कि जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सही रूप से, सही ढंग से बने। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसको हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।